ईयर 1931 ये वो साल था जब पेप्सी दूसरी बार बैंकरप्ट हो गया और उस वक्त कोका कोला के पास मौका था पेप्सी को खरीदने का, वो भी सिर्फ $50,000 में। 1931 वो साल भी था जब पेप्सी अपना ओनर दूसरी बार बदल रहा था। एक तरफ कोका कोला ऑलरेडी मार्केट लीडर था, वही दूसरी तरफ पेप्सी मार्केट में किसी भी तरह सर्वाइव करने की कोशिश में था। बट समथिंग चेंज्ड आफ्टर 1931। जो कंपनी एक वक्त पर मार्केट में किसी भी तरह सर्वाइव करने की कोशिश में था, वो कंपनी लेट 1930s के आते आते फिर से प्रॉफिटेबल बन गया और धीरे धीरे कोका कोला को टक्कर देने लग गया। वही कोका कोला जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार मना किया था पेप्सी को खरीदने से। Hello everyone and welcome to this episode where I am going to share a story of history's one of the biggest comeback. The company that once struggled to survive is now in a head-to-head competition with Coca-Cola. This is a story you never heard about. This is the story you wanted to know about. This is the story of Pepsi's biggest comeback. साल 1919 जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और उस वक्त शुगर के प्राइस लगातार बढ़ रहा था। अब ये बढ़ता शुगर प्राइस पेप्सी और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। फॉर पेप्सी शुगर वॉज द सिंगल बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर सिरप। अब यहाँ कैरब ब्रेडम जो कि पेप्सी का फाउंडर था, उसको एक आइडिया दिमाग में आया। उसको लगा कि फ्यूचर में शुगर का प्राइस और भी बढ़ेगा, इसलिए एडवांस में हाई अमाउंट ऑफ शुगर खरीद के रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखो, एडवांस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर खरीद के रखना एक तरह से वे टू गारंटी सप्लाई था फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेप्सी, और इससे पेप्सी की हाई डिमांड के वक्त शुगर की शॉर्टेज भी नहीं होगी। एक सोडा मेकर के लिए नो शुगर मतलब नो प्रोडक्ट। और तो और ब्रेडम ने ये भी सोचा कि अगर शुगर का प्राइस ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा तो वो एक्सेस शुगर को बाद में बेच भी सकता है, जिससे उसको प्रॉफिट होगा। मतलब एडवांस में ज़्यादा शुगर खरीदने से उसको कभी भी शुगर की शॉर्टेज नहीं होगा, पेप्सी की प्रोडक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आएगा और बाद में एक्सेस शुगर को बेचकर वो उससे प्रॉफिट भी कमा सकता है। Isn't this was a great idea? Unfortunately, no. ब्रेडम ने अपने प्लान के मुताबिक पहले ही ज़्यादा शुगर खरीद के रखा, इस होप में कि शुगर का प्राइस फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। पर हुआ उसका उल्टा। शुगर का प्राइस बढ़ने की जगह इट कोलैप्स्ड शार्पली इन 1920। पेप्सी के शुगर इन्वेंट्री ने इंस्टेंटली अपना वैल्यू लॉस किया। मान लो उस वक्त ब्रेडम ने अगर $1 मिलियन वर्थ के शुगर खरीदे होंगे तो ड्रॉप होके $2 लाख तक पहुंच गया और ब्रेडम का प्लान पूरा उल्टा पड़ गया। इसकी वजह से पेप्सी के पास उस वक्त उतना पैसा भी नहीं बचा कि वो अपने वर्कर्स को पे कर सके। ब्रेडम अपने क्रेडिटर्स तक को पे नहीं कर पाया और उतना ही नहीं, ब्रेडम अपनी फार्मेसी, घर और पर्सनल फॉर्चून्स तक को खो दिया। पेप्सी पूरा बैंकरप्ट हो गया और उसके एसेट्स पूरे बेच दिए गए। अब यहाँ पेप्सी पूरा बंद नहीं हुआ। 1923 में पेप्सी का ट्रेडमार्क और रेसिपी क्रेवन होल्डिंग कॉर्पोरेशन ने खरीदा $30,000 में, और उसी साल रॉय सी मैकगल जो कि वॉल स्ट्रीट ब्रोकर था, उसने पेप्सी को $35,000 में फिर से खरीद लिया। पर मैकगल के अंदर भी पेप्सी हमेशा स्ट्रगल करता रहा और फाइनेंशियली हमेशा ही वीक रहा। और फिर साल आया 1929, द ग्रेट डिप्रेशन का। Great Depression was one of the worst economic crises in American history and began in 1929 when the stock market crashed. स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश कर गया और यूएस इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। उस वक्त लोगों के पास उतना पैसा होता ही नहीं था कि वो लोग एक सॉफ्ट ड्रिंक पर खर्च करें। कोका कोला जैसी बड़ी कंपनीज तो उस टाइम पे सर्वाइव कर गया, पर पेप्सी उस वक्त फाइनेंशियली स्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, विच लेड टू द सेकेंड बैंकरप्सी ऑफ पेप्सी इन 1931। एसेट्स फिर से सेल पर चले गए। कोका कोला को 3 बार ऑफर दिया गया पेप्सी को खरीदने का, पर तीनों बार रिजेक्ट कर दिया। इस बार सच में ऐसा लग रहा था कि पेप्सी का इस मार्केट में कोई चांस नहीं है। बट समथिंग चेंज्ड आफ्टर 1931। जो कंपनी पहले ओनर, दूसरे ओनर और तीसरे ओनर से भी नहीं संभला, उस कंपनी की पूरी कहानी बदल गई व्हेन पेप्सीज ओनरशिप वाज ट्रांसफर्ड टू चार्ल्स कुथ। 1931 में चार्ल्स ने मैकगल की शेयर्स पूरा खरीद लिया और पेप्सी का सोल ओनर बन गया, और यही टर्निंग पॉइंट था पेप्सी का। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि एक तो वो वक्त ग्रेट डिप्रेशन का और दूसरा पेप्सी दूसरी बार बैंकरप्ट हो चुका था। तो ऐसी बुरी हालत में आखिर चार्ल्स ने पेप्सी को खरीदा क्यों? देखो,
इसके पीछे ये मोटिव नहीं था कि चार्ल्स को एक डूबती कंपनी को बचाना है, बल्कि उस वक्त चार्ल्स एक कैंडी और सोडा शॉप चलाता था जहां वो कोका कोला सिरप बेचता था। लेकिन चार्ल्स और कोका कोला के बीच कुछ अनबन के कारण कोक ने कोका कोला बेचने से मना कर दिया। उस वक्त चार्ल्स को एक नया कोला सप्लाई चाहिए था और उसके नज़र में आया पेप्सी, जो उस वक्त बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। अब चार्ल्स के अंदर भी पेप्सी 1931 से 1934 तक उसी सेम लेवल पर रहा, बट इन 1934 चार्ल्स सॉ गैप इन मार्केट where he saw an opportunity for Pepsi's comeback, and without any delay he came up with a strategy which changed everything. चार्ल्स ने देखा कि उस वक्त कोका कोला 6.5 आउंस बोतल 5 सेंट्स में बेचता था। अब यहाँ जब चार्ल्स ने कुछ कैलकुलेशन किया तो उसे लगा कि वो सेम अमाउंट में यानी कि 5 सेंट्स में कोका कोला से डबल यानी कि 12 आउंस बोतल बेच सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि सेम प्राइस में कोका कोला से डबल आउंस ऑफ बोतल बेचना, पर शायद चार्ल्स को अपने स्ट्रेटेजी और कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा था कि ही टुक दैट रिस्क। अब उस वक्त कोका कोला ने अपनी प्राइस या बोतल साइज इंक्रीज करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि एक तो कोका कोला एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में था वेंडिंग मशीन कंपनीज के साथ, और दूसरा कोका कोला को एक डर ये भी था कि ऐसा करना शायद उनके प्रीमियम इमेज के लिए सही नहीं होगा। इसलिए पेप्सी का रास्ता उस वक्त पूरा क्लियर था। एंड यू वोंट बिलीव दैट द स्ट्रेटेजी वाज सो गुड कि पेप्सी लेट 1930s के आते आते फिर से प्रॉफिटेबल बन गया और पेप्सी की सेल्स डबल हो गए। बट हाउ? सी, वो टाइम ग्रेट डिप्रेशन का था जब सारी कंपनीज की हालत बहुत बुरी थी, बट चार्ल्स सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ग्रेट डिप्रेशन वो वक्त था जब बिजनेस बंद हो रहे थे, लोग अपनी जॉब से निकाल दिए जा रहे थे और बहुत से लोग तो ऐसे थे जो रोज़मर्रा की बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रहे थे। ऐसी हालत में सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीज़ें खरीदने से पहले लोग 100 बार सोचते थे। पर ऐसा भी नहीं था कि लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक पीना बिल्कुल बंद कर दिया हो, वो पीना चाहते थे। अब यहाँ चार्ल्स को सिर्फ एक चीज़ करना था, प्रोवाइडिंग अ बेटर ऑप्शन, और वही उसने किया। जहाँ कोका कोला 6 आउंस बोतल 5 सेंट्स में बेचता था, वही पेप्सी स्टार्टेड टू सेल 12 आउंस बोतल which was double than Coca-Cola in the same price as Coca-Cola, which was 5 cents. यहाँ लोगों को एक बेटर ऑप्शन मिल रहा था, वो भी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। और देखते देखते पेप्सी सेल्स बूम्ड, पेप्सी अर्न प्रॉफिट एंड पेप्सी was no longer bankrupt. But how the hell Charles managed to sell 12 ounce bottle in the same price where Coca-Cola was selling 6 ounce bottle? देखो, पेप्सी का 6 आउंस से डबल 12 आउंस बोतल बेचने का मतलब है कोका कोला से बड़ा साइज का बोतल बेचना, मगर पेप्सी के 6 आउंस से डबल 12 आउंस बोतल बेचने से उसका कॉस्ट डबल नहीं हुआ। मतलब मान लो अगर कोका कोला 6 आउंस बोतल 4 सेंट्स में बनाता है तो पेप्सी को 12 आउंस बोतल बनाने के लिए 8 सेंट्स नहीं लगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ चार्ट। मान लो पेप्सी के बोतल बनाने के लिए जो बॉटलिंग मशीन का यूज़ होता है वो 6 आउंस बोतल बनाने के लिए 2 सेंट्स लगे हैं, और वहीं पर 12 आउंस बोतल बनाने के लिए 3 सेंट्स ही लगे हैं। पेप्सी में जो शुगर और सिरप होता है वो 6 आउंस बोतल में अगर 1 सेंट्स का कॉस्ट हुआ है तो वहीं पर 12 आउंस बोतल में सिर्फ 1.5 सेंट्स का ही कॉस्ट हुआ है। और अगर लेबर में अगर 1 सेंट्स यूज़ हुआ है 6 आउंस बोतल बनाने में तो 12 आउंस बोतल बनाने में सिर्फ 5.7 सेंट्स का ही कॉस्ट हुआ है। और आखिर में अगर हम इन सब को ऐड करें तो 6 आउंस बोतल बनाने में 4 सेंट्स लगे, और मगर वहीं पर 12 आउंस बोतल बनाने में 8 सेंट्स नहीं लगे बल्कि 5.7 सेंट्स ही लगे। बट द क्वेश्चन इज हाउ पेप्सी मैनेज टू डू दैट? देखो, सबसे पहले 12 आउंस बोतल में जितना सिरप होता था वो 6 आउंस का डबल नहीं होता था। मतलब मान लो अगर 6 आउंस बोतल में 1 आउंस सिरप हो तो 12 आउंस बोतल में सिर्फ तकरीबन 1.6 आउंस सिरप ही होंगे, ना कि 2 आउंस सिरप, और बाकी का जो वॉल्यूम होगा वो सिर्फ पानी ही होगा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट वे था पेप्सी का प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए। और लेबल भी डबल नहीं लगते थे 12 आउंस बोतल के लिए 6 आउंस बोतल से, क्योंकि जो बोतल्स में पेप्सी फिल करने का काम होता था वो मशीन करते थे, और वर्कर्स उन बोतल्स को उठाकर फिलर के नीचे डालना और उन बोतल्स को पैक करने का काम होता था, जहां 6 आउंस बोतल और 12 आउंस बोतल दोनों में सेम ही एफर्ट जाते थे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 12 आउंस बोतल में 6 आउंस बोतल से 2 गुना ज़्यादा सोडा होता है, तो वहाँ भी लेबर कॉस्ट पर आउंस ड्रॉप हो जाता है। अब वो कैसे? चलो मान लो वर्कर्स को 1 घंटा काम करने का $1 मिलता है, और वो वर्कर्स 1 घंटे में 600 बोतल्स बनाते हैं। अब अगर वो 600 बोतल्स 6 आउंस का हो तो टोटल आउटपुट 3600 आउंस हो गया पर आवर। और अगर हम इसका लेबर कॉस्ट निकालें पाउंड्स तो हम $1 को डिवाइड करेंगे 3600 पर आउंस के साथ, जो निकलता है 0.027 सेंट्स पर आउंस। और वहीं पर अगर वो 600 बोतल्स 12 आउंस का हो तो हम टोटल आउटपुट आता है 7200 आउंस का,
और अगर हम फिर से लेबर कॉस्ट पर आउंस निकालें तो $1 को डिवाइड करेंगे 7,200 आउंस के साथ, जो निकलता है सिर्फ 0.014 आउंस। और इस तरह लेबर कॉस्ट पर आउंस ड्रॉप हो जाता है सिर्फ बिगर बोतल यूज़ करने से। और यही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन में भी 12 आउंस बोतल बहुत बेनिफिशियल रहा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो मान लो जिस ट्रक से डिलीवरी होता है उसका कॉस्ट सब मिलाकर $10 बनता है और एक ट्रक 100 केसेस कैरी कर सकता है। अब चलो कोका कोला एक बोतल 6.5 आउंस का बनाता है और एक दिन में टोटल 24 बोतल्स बनाता है, जो 156 आउंस बोतल बनता है। अब 100 केसेस मल्टीप्लाई करो 156 आउंस के साथ, जो बनता है 15,600 आउंस पर ट्रिप। अब यहाँ पर अगर हम कॉस्ट पर आउंस निकालें तो हम $10 को डिवाइड करेंगे 15,600 के साथ, जो बनता है 0.064 सेंट्स। अब हम बात करेंगे पेप्सी के बारे में, जो एक बोतल 12 आउंस का बनाता है और एक दिन में टोटल कोक से सेम 24 बोतल्स बनाता है, जो 288 आउंस बनता है। और अगर हम आउंस पर ट्रिप निकालें तो 100 केसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 288 आउंस के साथ, जो बनता है 28,800 आउंस पर ट्रिप। और अगर कॉस्ट पर आउंस निकालें तो हम $10 को डिवाइड करेंगे 28,800 के साथ, जो बनता है सिर्फ 0.035 सेंट्स। मतलब पेप्सी का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर आउंस ऑलमोस्ट हाफ हो गया कॉस्ट से, वो भी सिर्फ बिगर बोतल यूज़ करने से। और ये 3 रीजंस की वजह से पेप्सी वॉज मैनेज्ड टू सेल डबल आउंस ऑफ बॉटल देन कोका कोला इन द सेम प्राइस एज कोका कोला। पेप्सी का ये स्ट्रेटेजी एक ह्यूज सक्सेस था, जिसके बाद पेप्सी ने कभी मुड़ के नहीं देखा। पेप्सी had ups and downs, but it was never again at the edge of bankruptcy. Instead, it grew into a global giant. आज पेप्सी सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं है, स्नैक्स एंड बेवरेजेस मार्केट में भी पेप्सी एक मेजर रोल प्ले करता है बाय एक्वायरिंग कंपनीज लाइक लेज, गेटोरेड, क्वाकर एटसेट्रा। और फेमस माउंटेन ड्यू, 7 अप, मिरिंडा जैसे कई सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो आज पेप्सी के अंडर आते हैं। दिस स्टोरी ऑफ पेप्सी shows how a single strategy can finish everything and how a single strategy can make everything. So this is it for today guys. Make sure to like this video and subscribe to my channel. Thank you and I'll see you in the next episode.